हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी का भी चैप्टर नंबर 1 है हमारा। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो भी लोग हैं इस सेशन में पूरे अच्छे तरीके से बने रहिए, और इस को अटेंड करने के बाद आपको केमिस्ट्री में इस चैप्टर में स्पेशली आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और इस चैप्टर में बहुत मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि बैलेंसिंग इक्वेशन, जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और अच्छा लगे, अगर आपको फ़ायदेमंद लगे, आपको अगर हेल्प हो इस वीडियो से, तो ज़रूर सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पहली बात तो ये है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, अब होता क्या है वो समझेंगे, और फिर समझेंगे कि होता क्यों है। ठीक है, होता क्यों है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है कि जिसमें दो सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें दो सब्सटेंस मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें दो सब्सटेंस मिल जाते हैं और एक नए सब्सटेंस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसमें दो सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, नए गुणों के साथ। ठीक है, तो उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस एक साथ मिलके कंबाइन होकर रिएक्ट करके और एक नया सब्सटेंस बना देती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अब ये केमिकल रिएक्शन होता क्यों है? ठीक है, इसके पीछे भी कारण है, ये केमिकल रिएक्शन होता क्यों है। तो अगर हम आप लोगों से पूछे कि आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो, ठीक है, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो और सारे लोग काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी का क्या होता है, अपने अपने लाइफ से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, यही कि मेरे पास एक अच्छा लाइफ हो, अच्छा जॉब हो, अच्छा सैलरी या पैसा कमा रहे हो, अच्छा बिजनेस हो, कुछ भी हो, ठीक है, सेटल लाइफ हो, मम्मी पापा को अच्छे से रख पाएँ, ठीक है, अच्छा पैसा हो कि जो मन किया वो खा सके, तो एक सेटल लाइफ हो, एक स्टेबल लाइफ हो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो भी चीज़ अपने लाइफ में आगे चल के करते हैं, वो सेटल्ड लाइफ जीने के लिए करते हैं। ठीक है, सुकून भरा ज़िंदगी जीने के लिए, परिवार को सुकून भरा ज़िंदगी देने के लिए करते हैं। तो उसी तरह जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो भी मैटर होता है, हम लोग जानते हैं 9th क्लास में पढ़े हुए कि जो भी मैटर होता है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? छोटी छोटी इकाई से मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो एटम्स का क्या है, एटम्स क्या करते हैं? ठीक है, एटम्स का अपने लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशन है उनका। ठीक है, अपनी लाइफ में उनका कुछ गोल है, और उनका गोल क्या है? उनका यही गोल है, ठीक है, जैसे कि हमारे लाइफ में अपना अपना गोल है, ठीक है, अपने लाइफ को सेटल करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। उसी तरह जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, वो क्या होते हैं? जनरली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। अब स्टेबिलिटी उनको मिलता कैसे है? सुकून भरा लाइफ उनको मिलता कैसे है? उनका वो गोल क्या है? ठीक है, तो कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एटम के बीच में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और ये उसके चारों ओर क्या होता है? उसके ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस ऑर्बिट में, ये जो इसका सेल वगैरह है, इसको सेल भी बोलते हैं, तो उस सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? ये बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसके जो भी ऑर्बिट्स या सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए थे कि 2n² फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का। ठीक है, किसी भी एटम के ऑर्बिट में, उसके सेल में। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है या फर्स्ट सेल है, ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2n²। तो n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे ऑर्बिट है, ठीक है, या सेल है। ठीक है, तो n 1 है, तो कितना हो गया? 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके आगे जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा? सेकंड वाले में कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 8। तो सेकंड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 8। 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ भी होगा, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। लेकिन बात ये नहीं, बात ये है कि जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि जो मेरा आउटर सेल हो, जो मेरा सबसे लास्ट सबसेल हो, ठीक है, उसमें क्या हो? मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जिसको ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होना। तो अगर इन लोगों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उनके लास्ट सबसेल में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एटम जो है स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसको जो चाहिए, इसके जीवन में जो इसको चाहिए वो मिल जाएगा, इसको सुकून भरा लाइफ मिल जाएगा। उसके बाद ये शांत हो जाएगा, उसके बाद इसको शांति मिल जाएगा। ठीक है,
मतलब इसको मोक्ष मिल जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, इसको अपने आउटर सबसेल में जो इसको बाहरी वाला सबसेल है, जो इसका बाहरी ऑर्बिट है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब किसी के पास जो होता है, किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन होता है 8 से, किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है 8 से, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ऑक्टेट ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जानते हैं, है कि नहीं जानते, कि कम पैसा भी हो तो गरीबी रहता है, तो बेचैन रहते हैं हम लोग। और हम लोग कहावत सुने हुए हैं कि अगर ज़्यादा पैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, तो उस केस में भी क्या हो जाता है कि बेचैनी हो जाता है। तो हम लोग के पास इतना इनफ पैसा होना चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ वेल्थ होना चाहिए कि हम लोग सही ढंग से खा सके, पी सके, पढ़ाई कर सके, एजुकेशन करा सके, अपना हेल्थ का ध्यान रख सके, है कि नहीं, हॉस्पिटैलिटी को देख सके। तो उस सब में दिक्कत ना आए, इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। वो इनफ अमाउंट ऑफ पैसा है, तब जाके हमारा लाइफ क्या है, स्टेबल है, ठीक। तो उसी तरह क्या है कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा तब भी बेचैन रहेगा, कम रहेगा तब भी बेचैन रहेगा, ठीक है। तो इसी को फुलफिल करने के लिए ये अपने लास्ट सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे एटम से क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दूसरे लोगों से लेन देन करता है, ठीक है, कि अगर ज़्यादा है तो ले ले, कम है तो दे दे, ठीक है। तो ये रिएक्ट करता है एटम से, और तब जाके ये क्या करता है, स्टेबल महसूस करता है। तो एक्चुअल में ये जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं, ये जो दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होता है, क्यों होता है, एटम्स को स्टेबल करने के लिए। जो एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो दूसरे सब्सटेंस के साथ लेन देन करते हैं, यानी कि रिएक्ट करते हैं, और तब जाके ये क्या होता है, इनको स्टेबिलिटी गेन हो जाता है और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रिएक्शन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक्चुअल में अगर कोई पूछे कि रिएक्शन एक्चुअल में होता क्यों है, तो एक्चुअल में एटम्स के एटम को स्टेबिलिटी देने के लिए होता है, एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप थोड़ा और समझते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो कि ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये एक दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है और ये एक दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्ट किए, एक दूसरे के साथ मिले, ठीक है, किसी भी कंडीशन में रिएक्ट करके और एक नया सब्सटेंस बना दिए, एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बना दिए, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जब ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस के साथ मिला, रिएक्ट किया, कुछ भी हुआ, ठीक है, उसके बाद एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये जो सब्सटेंस इस साइड है, जो मिलते हैं आपस में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स। और इन दोनों के मिलन के बाद, इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जो नया सब्सटेंस का निर्माण हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो नया सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल नए प्रॉपर्टीज का होता है, इन दोनों के प्रॉपर्टीज से अलग होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब जरा और समझते हैं केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है उनके पहली बात तो जान लिया हम लोग कि एटम्स को स्टेबिलिटी देने के लिए, एटम्स अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्शन में एटम बदल नहीं जाता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जो भी सब्सटेंस होता है उसका कोई एटम चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। जब दो सब्सटेंस मिलते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और जब रिएक्शन होता है और जो नया सब्सटेंस बनता है वो किस तरह से बनता है, ठीक है, जब इन दोनों के एटम्स जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, देखो अभी जैसे कि पहला, अभी ये एटम है, अभी ये एटम है, ठीक है, दोनों अलग अलग एटम है, अभी ये दोनों मिले हुए नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि जो भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और एटम्स में क्या होता है, ठीक है, उनमें बॉन्ड बना हुआ रहता है, ठीक है, सभी एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है, इसमें भी बॉन्डेड है, इसमें भी बॉन्डेड है, सब बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, उस केस में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो अपना पुराना बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है, वो अपना पुराना बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है, और नया बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, नए सब्सटेंस के साथ नया बॉन्ड बनाते हैं, पुराना बॉन्ड तोड़ के, ठीक है, और रीअरेंज होते हैं, अरेंज होते हैं। जो मान लो कि जैसे कि ये देखो, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है, H2
ओ, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, पानी बनाता है, ठीक है। ये H2O वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन कैसे पाया जाता है, इस टाइप से पाया जाता है, ठीक है, दो एटम के फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लस अब ये ऑक्सीजन भी इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये एटम्स हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये बस रीअरेंज होगा, ठीक है। अभी ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों का अलग अलग बॉन्ड टूटेगा, ये पहले से बॉन्ड बना हुआ है, तो पुराना बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड क्रिएट होता है, और नया बॉन्ड बनने के कारण, रीअरेंजमेंट होने के कारण एटम्स अरेंज हो जाते हैं, उसी कारण से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मिलता है, और ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल्स किस प्रकार का होता है, ये अपना ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये अपना ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ये अपना बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना रीअरेंज करते हैं, ठीक है, अपने आप को रीअरेंज करते हैं, पहले जो अरेंजमेंट होता है उसको चेंज करके रीअरेंज होते हैं, ठीक है। और रीअरेंजमेंट के कारण क्या होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो पुराना बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड बनाते हैं और अपने पोजीशन को अरेंज करते हैं, ठीक है। जो पहले से अरेंजमेंट होता है उसमें रीअरेंजमेंट होता है, और उसी कारण से क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, जिसमें ये क्या है, ऑक्सीजन एटम, और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये ऑक्सीजन का है और ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। उसी तरह ये दोनों किसके हैं, हाइड्रोजन के एटम हैं और ये ऑक्सीजन के एटम हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कि पहली बात तो रिएक्शन होता क्यों है, एटम्स स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जब रिएक्शन के दौरान एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में जो भी एटम्स होते हैं पुराने वाले सब्सटेंस के, वो क्या करते हैं, अपना पुराना बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड बनाते हैं, और अरेंजमेंट होता है एटम्स में। कोई पूछे, कोई नया चीज़ नहीं होता है, एटम्स बदल नहीं जाता है, ठीक है, वही सारे एटम्स है, नया प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम्स है और वही एटम्स है, हाइड्रोजन एटम ही है, ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है। कोई नया कार्बन का एटम नहीं आया क्या है, ठीक है। नया सब्सटेंस बनाने के लिए कोई नया कार्बन का एटम नहीं आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो जो नया सब्सटेंस बनेगा वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है, जो नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉपर्टीज अलग होगा, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। लेकिन जब H2O बनता है, जब पानी बनता है, तो ये क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बन गया। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई नया एटम आता नहीं है, रिएक्शन के दौरान कोई नया एटम आता नहीं, वही पुराना एटम क्या करते हैं, बस रीअरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, अपने पोजीशन को फिर से रीअरेंज करते हैं, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है, और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद है कि इतना तक आप लोग को बात समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, एटम्स के स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए होता है, एटम स्टेबिलिटी गेन करते हैं रिएक्शन के दौरान, ठीक है। जो एटम अनस्टेबल होते हैं वही रिएक्शन करते हैं, जो एटम कुछ ऐसे एटम है, ठीक है, जैसे कि नोबल गैस वगैरह, ठीक है, वो स्टेबल है पूरी तरह से, ठीक है, उनको कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर हमारे लाइफ में अगर हम अंबानी को बोले कि हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, आप हमसे मिल लो, कुछ बात कर लो, जो भी है दिस दैट है, ठीक है, तो वो हमसे नहीं मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि उसके पास उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है उतना जितना हम दे पाए, ठीक है। हम तो कई गुना कम ही दे पाएंगे उसको, ठीक है। तो उसके पास सफिशिएंट है, तो वो मुझे वक्त नहीं देगा, मुझे कुछ इस प्रकार का चीज़, कुछ इस तरह की चीज़ देना होगा, कुछ इस तरह की चीज़ देनी होगी उसको, जो उसके रिलेवेंट हो, जो उसके काम की हो, और जो उसके पास ना हो, तब जाके शायद वो मुझसे मिल ले, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो अगर जिसके पास जो भी चीज़ है वो परिपूर्ण है, सब कुछ है उसके पास, आप वही चीज़ उसको देने जाओगे तो वो आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। जो उसके पास नहीं हो, जो हमारे पास नहीं हो, जो मेरे पास नहीं है वही आप मुझे देने आओगे, तब जाके मुझे थोड़ा सा डील अच्छा लगेगा, तब मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाऊंगा आपको। तो वो इसी तरह का चीज़ होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं या जो भी एटम होते हैं, ठीक है, अगर वो स्टेबल होते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं जल्दी, और अगर अनस्टेबल होते हैं तो वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो भी एटम्स होते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एटम्स का बस रीअरेंजमेंट होता है, बॉन्ड टूटता है, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है नए तरीके से, ठीक है, और रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, नए पोजीशन में एटम चले जाते हैं, ठीक है, नए पोजीशन में रीअरेंजमेंट होता है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल
केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इतना तक क्लियर है। और अब जो क्या होता है, अब केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ठीक है। अगर किसी भी दो चीज़ को मिलाएंगे, ठीक है, किसी भी दो चीज़ को मिलाएंगे और उस केस में गैस रिलीज हो रहा हो, ठीक है, उस केस में गैस रिलीज हो रहा हो, गैस निकल रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस में आ जाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जब गैस रिलीज होगा तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी जानेंगे भी। प्रेसिपिटेट ऐसे होता है जो बचा खुचा बच जाता है, ठीक है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल जो सॉल्यूशन में बच जाता है, ठीक है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आगे इसको समझेंगे थोड़ा ध्यान से। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, दो रिएक्शन होके अगर कोई चीज़ जो है बच जा रहा है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, बचा खुचा कोई नया चीज़ निकल जा रहा है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है दो चीज़ को मिलाने पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। चेंज इन कलर, ठीक है, कलर में चेंज, पहले हरा था अब ब्लू हो गया, पहले ऑरेंज था अब ग्रीन हो गया, पहले काला था अब सफ़ेद हो गया, ठीक है, पहले कलरफुल था अब कलरलेस हो गया, ठीक है। तो अगर कलर में चेंज आ रहा है, दो सब्सटेंस को मिलाने में कलर में चेंज आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, दो सब्सटेंस को मिलाएं, ठीक है, पहले सब नॉर्मल टेम्परेचर पे था, जैसे ही सब्सटेंस मिला है टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर घट गया, ठीक है। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर में अगर चेंज आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चेंज इन स्टेट, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया या गैस हो गया, पहले गैस था अब लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया, ठीक है। तो स्टेट में अगर चेंज आ जाएगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बताते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ दिख जाए तो आसानी से हम लोग समझ जाएंगे या हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। तो इतना समझ में आया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का देखें तो अगर हम जो है जिंक को, ठीक है, जिंक को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो जब हम जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, एसिड के साथ मिलाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो जब सोडियम कार्बोनेट में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, ठीक है, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल देख लिए। ज़रा हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेट वाला और समझते हैं कि ये प्रेसिपिटेट होता क्या है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, ठीक है, ये एक सॉलिड पार्टिकल है, which separates out from the solution, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में से, ठीक है, सॉल्यूशन है कोई दो चीज़ का, ठीक है, और उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो जाता है उस सॉल्यूशन से, ठीक है, नीचे बच जाता है, जो भी बचा खुचा हुआ चीज़ रहता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो क्या है,
अगर हम लोग अगर हम लोग जो है पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रेसिपिटेट बनता है? लीड आयोडाइड जो कि येलो कलर का होता है, येलो कलर का, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उस केस में लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है जो येलो कलर का होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इस केस में क्या बचता है? बैरियम सल्फेट, ठीक है, बैरियम सल्फेट जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है। तो बैरियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराते हैं तो बैरियम सल्फेट बनता है जो कि वाइट कलर का होता है, ये प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है, ये प्रिसिपिटेट होता है। तो ये प्रिसिपिटेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये तो प्रिसिपिटेट के एग्जांपल हो गए, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो लीड आयोडाइड हमारा प्रिसिपिटेट बचता है, ठीक है, प्रिसिपिटेट बनता है जो कि येलो कलर का होता है। बैरियम क्लोराइड में जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो बैरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो ये सारे प्रिसिपिटेट वाले एग्जांपल हो गए। अब कुछ जो है चेंज इन कलर वाले देख लेते हैं। तो चेंज इन कलर का क्या हो जाएगा? जब हम लोग सिट्रिक एसिड को, ठीक है, जब हम लोग सिट्रिक एसिड को, ठीक है, छोड़ो ये नहीं लिखता है, जब हम लोग सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं जो कि पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, ठीक है, जब सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाता है? सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी चेंज इन कलर है, ठीक है। या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो उस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है? पहले ऑरेंज रहता है सॉल्यूशन, पहले ऑरेंज रहता है और जब रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाता है? ऑरेंज से ग्रीन, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये सारा चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। अब चेंज इन टेम्परेचर वाला तो हम लोग बहुत देखे हैं, हम लोग घरों में भी देखे हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है अपने घर में पेंट होते हुए, ठीक है। तो जब भी पेंट स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि वाइट वॉशिंग होता है, जिसको लोग प्राइमर भी बोलते हैं शायद, जो प्राइमर बनाता है दीवार वगैरह में, ठीक है। वाइट वॉशिंग होता है, ठीक है, दीवार पहले सफ़ेद होता है, उसके बाद कलर चढ़ता है उस पर, ठीक है। तो जो भी वो होता है तो वो किससे होता है? पहले चूना आता है, चूना से होता है कि नहीं?
चूना लेते हैं, उसमें हम लोग पानी डालते हैं। तो जो भी ये चीज़ देखा हुआ होगा अपनी लाइफ से, बच्चे में हम तो देखे थे, ठीक है। तो देखना पानी उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। चूना में जब पानी में डालते हैं तो वो उबलना शुरू हो जाता है, मतलब बुलबुला छूटने लगता है, ठीक है। थोड़ा सा हीट टाइप का धुआं भी निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो तुमको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, ठीक है, और गर्म भी हो जाता है, बाल्टी वाल्टी जो भी रहता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम लोग लाइम में वाटर मिलाते हैं, ठीक है, लाइम क्या है, चूना है यहाँ पे, लाइम में जब वाटर मिलाते हैं तो हीट रिलीज होता है, ठीक है, हीट रिलीज होता है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। और अगर हम लोग जिंक को वो सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं, ठीक है, एसिड में मिलाते हैं, तो इस केस में हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होता है, पहले एग्जांपल ले चुके हैं, ठीक है। और इसमें हीट भी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। इसमें भी हीट इंक्रीज होता है, इसमें भी हीट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इन सारे जो भी ये एग्जांपल्स है, इस केस में क्या होता है, रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर घटता भी है, ठीक है। ये सारे इन सारे एग्जाम्पल्स में टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है और कुछ एग्जाम्पल्स में घटता भी है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और चेंज इन स्टेट, ये वाला भी हम लोग जानते होंगे, क्या क्या होता है चेंज इन स्टेट, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो एक कॉमन एग्जांपल देते हैं, कंबशन ऑफ वैक्स, है कि नहीं, मोम कहाँ होता है, ऑफ कैंडल, ठीक है। इस केस में क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड एंड देन गैस, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस में निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंबशन ऑफ वैक्स क्या है, चेंज इन स्टेट है। तो ये सारे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। अगर ये होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा या चेंज इन स्टेट होगा, तो इस केस में क्या हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो उम्मीद है इतना तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि हम देख पाए, समझ पाए, ठीक है। तो इतना तक आप लोगों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग वगैरह भी सीखेंगे, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है इस चैप्टर का। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में समझते हैं। देखो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, जब भी जो दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होता है दो सब्सटेंस के बीच में, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स और फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है, जो उसके सिंबल्स और फॉर्मूले के द्वारा जो हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जरा पढ़ते हैं इसको। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, ठीक है, सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन नोन एज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी सब्सटेंस मौजूद होते हैं, जो भी रिएक्ट करते हैं, जब उनको उनके सिंबल्स और फॉर्मूले के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या कैसे है। जैसे कि अगर हम लिख दें कि हाइड्रोजन bonds in oxygen to form water, ठीक है। तो ये रिटन में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। अब इसको जब हम लोग, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबका अपना अपना सिंबल है और अपना अपना फॉर्मूला है, ठीक है। सब अलग अलग सब्सटेंस है, उसका अपना अपना फॉर्मूला और सिंबल है। और जब इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, सिंबल्स और फॉर्मूले के हेल्प से लिखेंगे, ठीक है, जब रिएक्शन लिखेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, एच से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को, और ये H2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लस रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बन जाता है, H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O। तो यही क्या हो गया हमारा, केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग
H से डिनोट करते हैं H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं O2 के फॉर्म में पाया जाता है। और जब ये रिएक्ट होता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, H2O, जो कि क्या है, जो कि हमारा वाटर है, सब जानते हैं। तो यही है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को सब्सटेंस के फॉर्मूले और सिंबल्स के हेल्प से जब लिखते हैं, जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा, तो उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बोल दिए कि जिंक reacts with dilute sulfuric acid to form zinc सल्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिंक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। ठीक है, तो जिंक का सिंबल क्या है, ठीक है, जिंक एलिमेंट है, हम लोग जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, जिंक एलिमेंट में है। ठीक है, तो जिंक का सिंबल होता है Zn। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला है H2SO4। ठीक है, और जब ये रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4। ठीक है, ZnSO4, और क्या बनाएगा, H2 गैस। ठीक है, हम लोग पीछे भी एग्जांपल देखे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले में, कि जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन। अगर हम लोग को कभी आ जाएगा इस तरह से लिखा हुआ, अगर बोलेगा केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कीजिए, केमिकल इक्वेशन में लिखिए। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसके सिंबल्स और फॉर्मूले के हेल्प से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में समझ लिए। अब जरा समझते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड मतलब, बैलेंस्ड सुन के लग रहा है, हम लोग पहले बचपन में पढ़े हैं बैलेंस्ड डाइट वगैरह। ठीक है, जो परिपूर्ण भोजन होता है, सब न्यूट्रिएंट से भरपूर, ठीक है, जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ रहता है, तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। उसी तरह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में समझना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछला एग्जाम्पल देखा था एक, कि जब जिंक रिएक्ट हो रहा है किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, H2SO4, तो क्या बन जा रहा था, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें जो एटम्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स के एटम होते हैं और जो प्रोडक्ट के एटम्स होते हैं इक्वल होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जिंक का एटम, ठीक है, जिंक का एटम, ये कौन सा साइड है, ये रिएक्टेंट वाला साइड है, ये रिएक्टेंट वाला साइड है, और ये प्रोडक्ट वाला साइड है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट के साइड में देखें तो ये जो जिंक है, जिंक का आइटम कितना है, जिंक 1 है। ठीक है, जिंक 1 है, और प्रोडक्ट में कितना है, जिंक 1 है कि नहीं, एक ही जिंक है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में भी जिंक 1 ही है, जिंक का आइटम 1 है, और प्रोडक्ट में भी जिंक का आइटम 1 ही है। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन देखें जरा यहाँ पे, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, H2, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बराबर है, रिएक्टेंट में बराबर, मतलब रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 2 बराबर, जितना हाइड्रोजन इधर उतना ही हाइड्रोजन उधर। अगर हम लोग सल्फर का बात करें, ठीक है, सल्फर का बात करें, एस एटम का बात करें, सल्फर का बात करें, तो सल्फर भी इधर 1 है और सल्फर भी इधर 1 है, मतलब इस साइड भी 1 और इस साइड भी 1 है कि नहीं, 1 दिख रहा है ना जी, 1 है, तो सल्फर इधर 1, सल्फर इधर 1, दोनों साइड 1 सल्फर, मतलब सल्फर का आइटम इधर भी 1 उधर भी 1, बराबर, रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट है कि नहीं, रिएक्टेंट में भी जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है, तो बराबर है दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस डाइट होगा। अगर ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन इधर 4 है
है कि नहीं, ऑक्सीजन O4 4 है और ऑक्सीजन इधर 4 है। मतलब कुल मिला के डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट सब्सटेंस है, लेकिन जो उनके एटम्स है, इंडिविजुअल एटम्स है, जो भी उनके एटम्स है वो क्या है, दोनों साइड बराबर है। अगर उधर 4 है तो इधर भी 4 है, उधर 2 है तो इधर भी 2 है, उधर 1 है तो इधर भी 1 ही है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर होते हैं, ठीक है। यही होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वेदर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, ठीक है, जब इसमें बराबर हो रहा है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बराबर नहीं होगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जैसे कि हम लोग अभी देखे थे कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल रहा था तो क्या बन रहा था, H2O, वाटर बन रहा था, ठीक है। इस केस में जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर भी H2 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे O2 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है कि नहीं, O, बस O, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1। तो अब ये कैसे हो सकता है, ठीक है, कैसे हो सकता है, इधर 2 है, 1 कहाँ गया, ठीक है। तो यही है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो दोनों साइड बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, वो दोनों साइड बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। सबका एटम जो है होना चाहिए बराबर होना चाहिए, सब एलिमेंट का एटम जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उम्मीद है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में समझ में आया होगा कि बैलेंस में क्या होता है कि जो भी एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट में बराबर होते हैं, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एटम्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा जानेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, तो तब तक इतना लिखिए, समझिए। अच्छा, आप ध्यान से देखो, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसमें एटम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में बराबर होते हैं। लेकिन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, वो इक्वल नहीं होते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कुछ जानने वाली बात है। अच्छा, आप देखो, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता है, उसमें क्या होता है कि सारा जो एटम होता है वो बराबर होता है, ठीक है। अब जब सारा, जैसे कि हाइड्रोजन 2 है तो उधर भी 2 है, ऑक्सीजन अगर 2 है, अगर उधर भी 2 रहे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। तो इस केस में जो मास होता है बराबर होता है। किसका बात हो रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बात हो रहा है। इसमें क्या होता है, मास इक्वल होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है, ठीक है, बैलेंस्ड में। लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन 1 ही ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन कहाँ पे गया, तो मास किस तरह से सेम होगा, तो एक तो एटम्स का कमी है और मास अनइक्वल होता है, ठीक है। मास क्या होता है, मास अनइक्वल होता है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अनइक्वल होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो अब क्या है, हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ऑफ मास, ठीक है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जो भी मैटर है, ठीक है, जो भी मैटर है उसको ना हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा, कि ना हम मैटर को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब ना बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो इधर कुछ भी रीअरेंजमेंट हो जाए, किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट हो जाए, लेकिन हमको अपना 2 हाइड्रोजन चाहिए और 2 ऑक्सीजन चाहिए, एक गायब नहीं हो सकता है, छूमंतर नहीं हो सकता है। इस केस में चाहिए तो चाहिए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन चाहिए हमको, इधर भी चाहिए, ठीक है। यही है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि अब जब मैटर ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका तो यही मतलब कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, जब रिएक्शन हुआ तो 1 ऑक्सीजन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया शायद, तभी जाके इधर नहीं आया, नहीं तो होना चाहिए था, ठीक है।
लेकिन ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास इसको डिनाई करता है कि मैटर को हम ना बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इससे सीधा यही पता चलता है कि जितना हाइड्रोजन उधर था और जितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट में था उतना ही हाइड्रोजन और उतना ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, जो कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण, कंजर्वेशन ऑफ मास जो बोलता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ये होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी एटम्स है वो बराबर होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि भाई हम जब उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते हैं, ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये गायब नहीं हो सकता है। मतलब इधर 2 हाइड्रोजन है तो उधर 2 हाइड्रोजन है, ठीक बात है, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन तो उधर 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, होगा, कैसे भी होगा, चाहे जो भी रीअरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन उधर होगा, 2 हाइड्रोजन उधर होगा, 2 ऑक्सीजन इधर होगा, 2 ऑक्सीजन उधर होगा। ठीक है, दोनों तरफ ही इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, यही है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसी कंजर्वेशन ऑफ मास को वो करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग मतलब इक्वलाइज करना। ठीक है, मतलब एटम्स को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, ठीक है, तो कुछ नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको बराबर करते हैं। ठीक है, कि 2 हाइड्रोजन इधर भी हो जाए, 2 हाइड्रोजन जाए, 4 हाइड्रोजन उधर हो जाए, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो जाए, ऑक्सीजन इधर भी हो जाए बराबर, उधर भी हो जाए बराबर। ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या होगा, दोनों तरफ बराबर होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो हमको यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन उधर भी 2। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 2 जा 4, मतलब इधर 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो गया कि चलो अब ठीक बात है। ठीक है, अब ठीक बात है कि इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन और उधर भी 2 ऑक्सीजन। बस क्या सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंस कर रहे हैं, यही कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं मानेगा इस चीज़ को कि H2 और O2 मिला तो H2O बन गया, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया। ठीक है, तो बस उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। ठीक है, जो भी रिएक्शन होता है आगे चल के हम लोग और भी इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मेन इसका कोर है इस चैप्टर का। ठीक है, जो बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो किसके लिए करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्यों करते हैं हम लोग, तो कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि ना हम मैटर को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना एटम रिएक्टेंट में होगा या जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। ठीक है, और जब अगर एटम घटा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है मास घट जाएगा। ठीक है, मास बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कारण से जितना एटम रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही एटम, जितना एटम रिएक्टेंट में होगा उतना ही एटम हमको प्रोडक्ट में भी चाहिए, तभी जाके कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा। उसको करने के लिए क्या होता है, हम लोग करते हैं बैलेंसिंग, जैसे कि अभी हम तुमको करके दिखाए हैं। ठीक है, करके दिखाए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इतना तक समझ में आया, इतना तक सब मुद्दे की बात समझ में आ गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम लोग करते क्यों है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो कि मेन है। ठीक है, तो इसी कारण से करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करें। ठीक है, बहुत बच्चे को ये टॉपिक जो है, टॉपिक क्या मतलब कि ये बैलेंसिंग वाला बहुत हार्ड लगता है, नहीं करने आता है, नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत डर लगता है इससे।
ठीक है, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। हम आपको 2 तरीके सिखाएंगे बैलेंस करने के, जिससे आप लोग काफ़ी आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को, जो भी आपके बैलेंसिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, आपके टेस्ट में, आपके जो भी बोर्ड एग्जाम्स में, आप उसको बैलेंस कर पाइएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है। ठीक है, तो पहली बात तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे, है कि नहीं, कैसे लिखेंगे, सिंबल और फार्मूला के द्वारा। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H डिनोट करते हैं, H2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O से O2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब ये मिलता है, ये रिएक्शन का साइन है। ठीक है, और जब ये मिलता है तो क्या बनाता है, पानी, H2O। अब हम ध्यान से देखें, पहले भी देखे हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन। अब इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको इक्वलाइज करेंगे। तो अब कैसे होगा, ठीक है, अब देखो कि एक रूल तो पहली बात जान लो कि जब भी हम लोग बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई या कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो एक ही काम करेंगे, हम लोग आगे में ही कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, या किसी भी कंपाउंड के। ठीक है, किसी भी कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ, किसी भी कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ हो, उसी के आगे ही हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना हो कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस तो इसमें होगा नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ करेंगे, आगे करेंगे, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के आगे करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, न बीच में छेड़छाड़ कर सकते हैं, न पीछे छेड़छाड़ कर सकते हैं, कुछ भी कहीं भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के आगे हम लोग करेंगे जो करना होगा। तो ये तो पहला नियम है। ठीक है, और दूसरा नियम है ये है कि अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि 2 लिखते हैं, ठीक है, तो 2 अगर लिखें तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सब बढ़ जाता है, इसके सब मल्टीप्लाई होता है, इसके हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, जो भी टोटल जो भी कंपाउंड होगा, सारा एलिमेंट जो भी उसका एटम वगैरह होगा, सब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं होता है। और नीचे में किसी भी इंडिविजुअल में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मान लो कि ऑक्सीजन बनाना है तो ऑक्सीजन के पीछे लिख दिए, ये नहीं कर सकते हम लोग, पीछे आगे साइड में कहीं भी नहीं लिख सकते हैं, बस आगे कर सकते हैं। और जब भी आगे करेंगे तो जितना भी एटम होगा सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है कि नहीं। अब एक को दो करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, 2 2 हो गया। अब फिर से चेक करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है। तो अब इस 2 को 4 करने के लिए क्या करें, 2 2 या 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इस केस में ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब सब बराबर है कि नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 है कि नहीं, हाइड्रोजन बस हाइड्रोजन की गिनो, और ये जो नीचे रहता है ये ऊपर वाले, मतलब ये 2 हाइड्रोजन बता रहा है। ठीक है, तो अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 जा 4, अब ये 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन में बस 2 से हो रहा है। ठीक है, तो 2 ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 नहीं है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 इस वाले से हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया आप। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बैलेंस्ड करते हैं। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस वगैरह लेंगे और उसको हम लोग करेंगे ताकि हम लोग को और क्लियर हो सके। ठीक है, आप जैसे कि CH4 हम लिख देते हैं, मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म ठीक है, मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो मीथेन का क्या होता है, मीथेन का होता है CH4। ठीक है, रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, O2। ठीक है, रिएक्ट होके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर का हम लोग क्या जानते हैं, H2O। ठीक है, H2O। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन
कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2। अच्छा अब क्या है देखो, अब पूरा प्रोसेस जान लो इसका कि क्या करना है, हम लोग एग्जाम्स में बनाएंगे भी कैसे, ठीक है। तो ऐसे करने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे काउंट द नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, सारे रिएक्टेंट जो भी रिएक्टेंट के साइड जितने भी एटम्स हैं उनके हम लोग क्या करेंगे, एटम्स गिनेंगे और फिर प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स वगैरह हैं उनके एटम्स गिनेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली। तो यहाँ पे कार्बन एटम है, कार्बन एटम का कितना है रिएक्टेंट में, कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, इधर 4 और इधर कितना है 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 2, इधर कितना है, देखो यहाँ देखो 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो 2 1 3, टोटल ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट साइड 3 है, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले बात तो कार्बन कार्बन बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखो कोशिश क्या करना है, पहले जो है मेटल्स को हम लोग बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेटल्स तो है नहीं कोई, कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, तो कार्बन को पहले कार्बन यहाँ पे बैलेंस्ड है, कार्बन यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब क्या है, हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट साइड 2 ही है, तो 2 को 4 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, ऑक्सीजन इधर 2 और ऑक्सीजन उधर कितना है 3, ठीक है। ऑक्सीजन उधर कितना है, अब कितना हो गया, अब गिनो, अब कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, मतलब कुल मिला के 4 ऑक्सीजन हो गया, है कि नहीं। इधर कितना है 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इधर कितना हो जाए, इधर 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 को 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो जरा बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यहाँ पे और 2 इधर, ठीक है, तो 4 हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से लिख के और उसके बाद देख के हम लोग आसानी से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उस केस में हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि और समझ में आए। फिर हम दूसरा तरीका भी बताएंगे जिससे एकदम सटीक बन जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। ठीक है, जैसे कि अगर हम ले लें Fe+O2 तो क्या हो जाएगा Fe2O3, तो इसको हम लोग किस तरह से बैलेंस करेंगे, ठीक है। काउंट नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नंबर ऑफ Fe एटम कितना है 1 है, इधर कितना है 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इधर कितना है 2 है, उधर कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आयरन 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है
3 है। तो पहले बात तो मेटल है, मेटल को बैलेंस करते हैं, मेटल को बैलेंस करते हैं। वहाँ 2 है तो यहाँ 2 आयरन कर दिए, ठीक बात, हो गया हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। तो अब हमको क्या करना है, बराबर करना है दोनों को। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 है कि नहीं, 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन हो गया। और अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें तो 3 2 जा 6, मतलब 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का तो बात बन गया। लेकिन देखो कि आयरन वाला गड़बड़ हो गया है कि नहीं, 2 2 जा 4, 4 आयरन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। पहले लिख लेंगे, उसके बाद आराम से देखेंगे, धीरे धीरे बैलेंस करेंगे, आसानी से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। और कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बैलेंसिंग का आएगा, आप आराम से चुटकी बजा के आराम से कर सकेंगे, आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं वो तरीका, जिससे कि आप किसी भी प्रकार का बैलेंसिंग का क्वेश्चन आसान से